दोस्तों, पिछले भाग में हमने सुना कि कथा पूर्ण होने के बाद जब बेताल ने विक्रम से सवाल किया और विक्रम ने तर्क संगत जवाब दिया, तब बेताल अदृश्य होकर वापस उसी वृक्ष पर लौट जाता है जहां वो पहले लटका हुआ था। विक्रम भी कहां हार मानने वाला था, वो भी वापस उसी वृक्ष के पास आ जाता है और वृक्ष पर चढ़ जाता है। बेताल को पकड़कर वापस योगी के पास ले जाने लगता है। विक्रम, रात बहुत लंबी है और रास्ता भी। मैं तुम्हें एक कथा सुनाता हूँ, लेकिन ध्यान रहे मौन धारण किए रहना, नहीं तो मैं तुम्हारी पकड़ से उड़ जाऊंगा। तो सुनो विक्रम, यमुना नदी के तट पर धर्मस्थल नाम का एक नगर हुआ करता था, जिसका राजा गुणाधिप था। उसी नगर में वेदों के ज्ञाता केशव नाम का एक ब्राह्मण रहा करता था, जो यमुना तट पर जप तप किया करता था। उसके यहाँ मालती नाम की एक अत्यंत रूपवती कन्या उत्पन्न हुई। जब मालती विवाह योग्य हुई तो उसके माता पिता और भाई को उसके विवाह की चिंता सताने लगी। एक दिन केशव अपने यजमान के घर विवाह में जा रहा था। अरे मालती की माँ, मेरे एक यजमान के घर विवाह है, मैं वहीं जा रहा हूँ। आज शायद लौट ना पाऊँ, ध्यान रखना। जी। माँ, मैं भी अपने शिक्षक के घर जा रहा हूँ, शाम तक ही लौटूंगा। ठीक है बेटा। मालती बेटी, तुम्हें कुछ चाहिए तो नहीं? बोलो, मैं लेते आऊंगा। नहीं पिताजी, मुझे कुछ नहीं चाहिए। केशव अपने यजमान के घर निकल जाता है और उसका बेटा अपने शिक्षक के घर। इधर कुछ समय बीतने पर केशव के घर एक ब्राह्मण का लड़का आता है। इस ब्राह्मण लड़के के रूप और गुण को देखकर केशव की पत्नी उसे अपना दामाद मान लेती है और अपना प्रस्ताव भी दे देती है। उधर विवाह में गए केशव भी एक लड़के को अपना दामाद चुन लेता है। इतना ही नहीं, केशव का बेटा भी अपने शिक्षक के घर के पास एक लड़के को अपनी बहन का पति चुन लेता है। दूसरे दिन जब तीनों मिलते हैं, तब अपना अपना प्रस्ताव प्रस्तुत करते हैं। कल आप लोगों के जाने के बाद हमारे घर एक ब्राह्मण लड़का आया था। उसका नाम त्रिविक्रम है, अति गुणी और रूपवान। इससे अच्छा लड़का अपनी मालती के लिए हमें नहीं मिलेगा। मैंने उसे मालती से विवाह का प्रस्ताव दे दिया है। वो अभी आता ही होगा। क्या? ये तुमने क्या किया? क्यों, क्या हुआ? कल जिस यजमान के विवाह में मैं गया था, वहाँ मुझे सुंदर, सुशील और सर्वोत्तम गुणों वाला एक ब्राह्मण लड़का मिला, बामन। मैंने उस लड़की से मालती का विवाह तय कर दिया। वो दोपहर तक हमारे घर आ जाएगा। मैं भी कल अपने शिक्षक के घर के पास एक ऐसे लड़के से मिला जो निहायत ही सुंदर, मृदुभाषी और गुणवान है, और उसका नाम मधुसूदन है। मैंने भी मधुसूदन के साथ मालती का विवाह तय कर दिया है और वो थोड़ी देर में ही यहाँ आता होगा। हे भगवान, ये हो क्या रहा है? लड़की एक और चुनने योग वर 3-3, और तीनों को हम वचन दे आए। ये तो अजीब दुविधा आन पड़ी है। लेकिन किसी एक को तो चुनना ही होगा ना। केशव और उसका पूरा परिवार इस बात का चिंतन कर ही रहे थे कि किसे मालती का पति चुना जाए। तभी एक एक करके तीनों लड़के केशव के घर आ जाते हैं। तीनों एक से बढ़कर एक, किसी एक का चुनाव करना नामुमकिन सा कार्य था। तभी केशव की पत्नी बुरी तरह से रोते हुए अंदर वाले कक्ष से बाहर आती है। हे भगवान, हे भगवान, हे भगवान। क्या हुआ, कुछ बताओगी भी? हमारे तो भाग्य ही फूट गए हैं। क्या हुआ, कुछ बताओगी माँ? मालती को सांप ने काट लिया, मर गई वो। क्या?
विक्रम, संयोग देखो, एक लड़की जिसका विवाह होने वाला था, एक नहीं बल्कि 3 चुनने लायक वर थे, और उसके बाद उसे सांप ने काट लिया और वो मर गई। संयोग विक्रम, संयोग। क्या तुम संयोग को मानते हो विक्रम? नहीं मानते? मानते हो? विक्रम, ये संयोग ही है कि तुम मुझसे मिले। बेताल विक्रम की कभी परीक्षा लेता है तो कभी छेड़ता है, लेकिन विक्रम अपना धैर्य कभी नहीं खोते। केशव का बेटा और तीनों लड़कों ने बड़ी भाग दौड़ की। विष झाड़ने वालों को बुलाया गया, काला जादू करने वालों को भी बुलाया गया, पंडित, तांत्रिक और तरह तरह के लोग आए, लेकिन कोई परिणाम न निकला। हर तरह से हारने के बाद केशव मालती के मृत शरीर को शमशान ले जाने की तैयारी करने लगा। आप कुछ भी करिए, मेरी बेटी को जीवित करिए। आपका वेदों का ज्ञान, इतना सारा जप तप सब व्यर्थ है। अगर मेरी बेटी जीवित ही नहीं कर पाए तो ये संभव नहीं है। आपसे कुछ भी संभव नहीं है। अगर आप लोगों की आज्ञा हो तो मैं मालती की अंतिम यात्रा में उसके साथ रहना चाहता हूँ। मेरी भी यही इच्छा है। मेरी भी। ठीक है, आप सब मालती की अंतिम यात्रा पर रह सकते हैं। केशव और दाह संस्कार कर वापस अपने घर लौट आया। सभी लोग शमशान से लौट गए, सिर्फ उन 3 लड़कों को छोड़कर। वो रात भर वहीं बैठे रहे। दूसरे दिन बामन ने मालती की अस्थियों को चुन लिया और फकीर बनकर जंगल में चला गया। त्रिविक्रम भी वहीं अपनी एक कुटिया बनाकर रहने लगा। उसने मालती के चिता की भस्म की एक गठरी बना ली और भीख में प्राप्त अन्न से अपना जीवन निर्वाह करने लगा। मधुसूदन योगी बनकर अलग अलग प्रांत घूमने लगा। इसी तरह कई दिन बीत गए। एक दिन मधुसूदन घूमते हुए किसी नगर में पहुंचा और एक ब्राह्मण के न्योता देने पर उसके घर भोजन करने चला गया। मधुसूदन भोजन करने बैठा ही था कि उस प्रांत के राजा के कुछ सैनिक एक शव लेकर आते हैं। शव को देखते ही ब्राह्मण की पत्नी रोने लगती है। ब्राह्मण देव, मैं कुछ समझ नहीं पा रहा हूँ। ये शव किसका है और आपकी पत्नी इतनी बिलख बिलख कर क्यों रो रही है? हे प्रभु, ये तुमने क्या किया? क्या किया तुमने? ब्राह्मण देव, आप यूं ही बुत बने रहेंगे या कुछ बोलेंगे? क्या बोलूं? ये मृत शरीर किसी और का नहीं है, बल्कि मेरे इकलौते बेटे का है। ओह, देखिए, ये तो विधि का विधान है। जो आया है उसे एक दिन जाना है। परमेश्वर की इच्छा के आगे हम मनुष्य क्या कर सकते हैं? ब्राह्मणी का विलाप देखकर ब्राह्मण से नहीं रहा गया। वो अपने कक्ष में चला गया। थोड़ी देर बाद ब्राह्मण एक बहुत पुरानी पुस्तक और एक पत्र में जल लेकर बाहर आता है।
वो उस पुस्तक से एक मंत्र पढ़ता है और जल को अपने बेटे के मृत शरीर पर छिड़क देता है। थोड़ी ही देर में उसका मृत बेटा जीवित हो उठता है। ब्राह्मणी प्रसन्नता से झूम उठती है और अपने बेटे को गले से लगा लेती है। ये सब देखकर मधुसूदन को घोर आश्चर्य होता है। ब्राह्मण देव, ये कैसा अलौकिक चमत्कार है? ये संजीवनी विद्या है। जो कोई भी इस संजीवनी विद्या का प्रयोग जानता है वो किसी भी मृत को जीवित कर सकता है। किसी भी मृत को? अर्थात जिसकी मृत्यु बहुत समय पहले हो चुकी है, क्या उसे भी? बिल्कुल। अद्भुत, अद्भुत, ईश्वरीय शक्ति का अद्भुत प्रदर्शन। ब्राह्मण देव, इस विद्या का प्रयोग आपने किससे सीखा है? इस पुस्तक में इस विद्या का प्रयोग विस्तार से दिया हुआ है। एक मंत्र को सिद्ध करना होता है बस। आप ये सब क्यों पूछ रहे हैं? बस कौतूहलवश जानने की इच्छा हो रही है। अच्छा, अब भोजन कीजिए। जी अवश्य। संजीवनी विद्या मृत को जीवित करने की विद्या। विक्रम, तुम्हें क्या लगता है ऐसी कोई विद्या होती है? बोलो विक्रम, ऐसी कोई विद्या होती है क्या? मुझे नहीं लगता कि ऐसी कोई विद्या होती है। क्यों? क्योंकि अगर ऐसी कोई विद्या होती तब तो किसी की मृत्यु नहीं होती विक्रम। लेकिन विक्रम, ऐसा भी तो हो सकता है कि ऐसी विद्या रही होगी जो बहुत ही विशिष्ट लोगों को पता होगी और समय के साथ लुप्त हो गई होगी, हैं? क्यों? भोजन करने के बाद ब्राह्मण, उसकी पत्नी, उसका बेटा और मधुसूदन सो गए। लेकिन मधुसूदन को नींद नहीं आ रही थी। संजीवनी विद्या के बारे में सोच सोचकर वो हर्षित भी हो रहा था और रोमांचित भी। काफी समय बीतने के बाद जब मधुसूदन निश्चिंत हो गया कि सभी लोग गहरी निंद्रा में हैं, तो वो चुपके से संजीवनी विद्या वाली पुस्तक जो कि एक पोटली में थी उसे निकाला और घर से निकल गया। मधुसूदन एक घने जंगल में चला जाता है और संजीवनी विद्या मंत्र को सिद्ध करता है। मंत्र सिद्ध होने पर मधुसूदन उस शमशान की ओर निकल जाता है जहां मालती का दाह संस्कार हुआ था। कई दिन तक अनावृत चलने के बाद मधुसूदन अपने गंतव्य पर पहुंच जाता है। वहां उसकी मुलाकात त्रिविक्रम और बामन से होती है। अरे मित्र मधुसूदन, तुम यहाँ कैसे? मालती की याद आई, इसलिए चला आया। ये तो अच्छा हुआ कि तुम दोनों मुझे एक साथ मिल गए। मुझे तो लगा था कि बामन को खोजने के लिए जंगल जाना पड़ेगा। बामन कुछ महीने पहले ही यहाँ आया है। लेकिन ये बताओ, इतने वर्षों के बाद अचानक तुम्हें मालती की याद कैसे आ गई? ऐसा नहीं है मेरे भाई, मालती की याद तो मुझे हर पल आती थी, लेकिन मालती के पास वापस लौटने की प्रेरणा मुझे कुछ दिन पहले ही आई। मित्र, तुम तो अनेकों प्रांतों में घूमे हो, तरह तरह के लोगों से, मुनियों से मिले हो। ऐसा क्या कुछ नया सीखा, जरा हमें भी तो बताओ। मित्र, मैंने एक बहुत ही अद्भुत रहस्यमय विद्या के बारे में जाना है जिससे किसी भी मृत व्यक्ति को जीवित किया जा सकता है। क्या? हाँ, ऐसा संभव है क्या? बिल्कुल, अर्थात हम मालती को जीवित कर सकते हैं। अवश्य, इसीलिए तो मैं यहाँ आया हूँ। ओह मित्र, ये तो बहुत ही, मतलब मैं क्या बताऊं, मतलब वाह वाह, मेरे पास तो शब्द ही नहीं है कहने के लिए। मित्र, कोई दुर्भावना मत पालना, लेकिन सच कहूं, मुझे अब भी तुम्हारी बातों पर भरोसा नहीं हो रहा। मैं कोई दुर्भावना नहीं पाल रहा मित्र। तुम्हारा संदेह करना बिल्कुल उचित है, क्योंकि तुमने इस विद्या का चमत्कार अभी तक देखा नहीं है। अच्छा मित्र बामन, ये क्या अनर्गल बातें किए जा रहे हो, समय नष्ट कर रहे हो। मित्र मधुसूदन,
तुम मित्र बामन की बातों पर ध्यान मत दो और जल्दी ही संजीवनी विद्या का प्रयोग करके मालती को जीवित कर दो। हाँ मित्र, ठीक है। इसके लिए मुझे मालती की अस्थियां और भस्म की आवश्यकता पड़ेगी। वो तो है ना तुम लोगों के पास? हाँ, मेरे पास अस्थियां हैं। मेरे पास भस्म है। मधुसूदन ने अस्थियां और भस्म लेकर संजीवनी विद्या का प्रयोग कर मालती को जीवित कर दिया। मालती के जीवित होते ही तीनों दोस्तों की आनंद की सीमा न रही। लेकिन अगले ही पल तीनों आपस में झगड़ पड़े। मधुसूदन का तर्क था कि मालती संजीवनी विद्या के प्रयोग से जीवित हुई है, इसलिए मालती सिर्फ उसकी है। बामन का तर्क था कि संजीवनी विद्या किसी काम की नहीं है अगर वो अस्थियां न देता, और इसीलिए मालती सिर्फ उसी की है। और त्रिविक्रम का तर्क ये था कि भस्म के बिना कुछ भी संभव न था, इसलिए मालती सिर्फ उसकी है। विक्रम, उन तीनों के विवाद का निर्णय करके तुम ये बताओ कि मालती किसकी होनी चाहिए। और अगर जानते हुए भी तुमने मुझे ठीक ठीक नहीं बताया तो विश्वास करो तुम्हारे सर के 100 टुकड़े हो जाएंगे। बेताल, जो शमशान में कुटिया बनाकर रहने लगा उसकी। क्यों? बेताल, जिसने संजीवनी विद्या का प्रयोग कर मालती को जीवित किया वो तो उसके पिता समान हुआ, और जिसने मालती की अस्थियां रखी वो उसके पुत्र के समान हुआ। लेकिन जिसने मालती के भस्म की सैया बना ली और शमशान में ही कुटिया बनाकर रहने लगा, वास्तविकता में वही मालती का पति होने योग्य है। बुद्धिमान विक्रम, तुमने ठीक उत्तर दिया। लेकिन विक्रम, तुमने बोला तो अब मैं चला। बेताल, बेताल! हंसते हुए बेताल विक्रम के कंधे से उड़ जाता है। थोड़ी देर विक्रम क्रोधित होकर इधर उधर देखता रहता है और फिर बेताल को लेने वापस उसी वृक्ष की ओर लौटता है। इस कहानी से हमें ये सीख मिलती है कि हमें ये पता होना चाहिए कि हमारा क्या है और दूसरों का क्या है, नहीं तो हम बेवजह ही झगड़ते रहेंगे। दोस्तों, चलिए सुनते हैं अगले भाग में विक्रम और बेताल के बीच क्या घटित होता है।